हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय क्लासेस। आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ओजोन क्या है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 एटम्स से मिलके बनता है और इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन। तो अगर हम ओज़ोन की मौजूदगी देखें कि ओज़ोन हमारे माहौल में कहाँ पर मौजूद है, तो ये हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो हैं उनकी जो नीचे की परतें हैं उनमें दिखता है। तो ओज़ोन की जो परत है वो 90% स्ट्रेटोस्फेयर में देखी जाती है और बची हुई 10% ट्रोपोस्फेयर में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सटेंड करती है 20 से 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस और इसमें लगभग 8 से 15 किलोमीटर जो ट्रोपोस्फेरिक लेयर है उसमें भी ओज़ोन देखी जाती है। ओज़ोन जो है वो एक बहुत पॉइजनस गैस है जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। और अगर हम इसकी बात करें ज़मीनी सतह पर और एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में ओज़ोन को हम गुड ओज़ोन कह सकते हैं, लेकिन अगर ये ओज़ोन ज़मीनी सतह पर है तो ये फिर बैड ओज़ोन कहलाएगी, क्योंकि ओज़ोन अपने आप में एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करेगा अगर ये ज़मीन पर या ग्राउंड पर या अर्थ पर मौजूद होगी। और ओज़ोन अपने आप में एक बहुत रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, बहुत एक्टिव मॉलिक्यूल है, और अगर इसका कंसंट्रेशन हमारे आसपास माहौल में बढ़ गया तो इसके रिएक्शंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये रबर में दरार डाल सकता है या प्लांट्स को बहुत गहरे नुकसान पहुंचा सकते हैं। लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्किन की तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं इनकी वजह से। तो इसलिए ये बात कही जा सकती है कि अगर ओज़ोन ग्राउंड पर है या अर्थ पर है तो वो फिर ये बैड ओज़ोन है। लेकिन ओज़ोन की मौजूदगी एटमॉस्फेरिक परतों में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और इसलिए इसको हम गुड ओज़ोन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत अहम रोल होता है सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्ब करने में। तो जो सूरज की रोशनी है वो अर्थ पर एटमॉस्फेरिक लेयर्स को क्रॉस करके आती है, तो जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर में ये जो ओज़ोन की परत है ये मैक्सिमम अल्ट्रा वायलेट रेज, जो सन की हार्मफुल रेज हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद फिल्टर होकर ये रेज अर्थ तक पहुंचती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थ पर जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर की जो मुनासिब रेंज है उसको भी बरकरार रखने में ओज़ोन की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बिकॉज़ अगर ये ओज़ोन परत ना होती तो अल्ट्रा वायलेट रेज फिल्टर ना हो पाती और डायरेक्टली अर्थ पर पहुंचती। इसकी वजह से कोई भी लाइफ फॉर्म पॉसिबल नहीं हो सकती थी। अब हम बात करेंगे ओज़ोन डिप्लीशन की, कि ओज़ोन डिप्लीशन है क्या। कुछ डिकेड्स पहले ये देखा गया कि सदर्न हेमिस्फीयर या जनूबी हेमिस्फेरिक स्प्रिंग में के दौरान कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं, जिसकी वजह से जो सदर्न पोलर रीजन है या जनूबी पोलर रीजन है उसके ऊपर जो मौजूद ओज़ोन की परत है वो बहुत बुरी तरीके से तबाह होने लगी, डिस्ट्रॉय होने लगी, और जिसकी वजह से ये जो ओज़ोन की परत है, ये परत जो है वो पतली हो गई और इसके थिनिंग को ही हम ओज़ोन होल बोलते हैं। तो पोलर रीजन पर इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखा जाता है और इसलिए उन इलाकों पर जहाँ पर ओज़ोन की परत जो है वो पतली देखी जाती है उसे हम बोलते हैं वहाँ पर ओज़ोन होल हो गया। और ये असर अंटार्कटिका के ऊपर और अब कुछ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी देखा गया है। अंटार्कटिका के ऊपर, आर्कटिक रीजन के ऊपर ये असर देखे गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं या ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जिनकी वजह से, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये ओज़ोन की परत डिप्लीट हो रही है या पतली हो रही है। ओज़ोन को डिप्लीट करने वाले कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं केमिकल एलिमेंट्स के, जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है।
इन सब को हम बोलते हैं हैलोकार्बन्स। कुछ बहुत सारे इंसानों के ज़रिए तैयार की गई गैसेस जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनके अंदर कार्बन, फ्लोरीन और ब्रोमीन पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। ये सारी गैसेस ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस की तरह काम करती हैं और ये इस्तेमाल होती हैं हमारे रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज़ में, डिओड्रेंट्स में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में। तो जो अर्थ की ओजोन की जो परत है जो धीरे धीरे पतली हो रही है, ये इन ओजोन डिप्लीटिंग कंपाउंड्स के खारिज होने की वजह से डिप्लीट हो रही है। और इसके ज़राए, इसके रीज़न्स क्या हैं? वी humans ourselves are responsible for these ozone depleting compounds which are being released in the atmosphere, in the environment. तो इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए, इंसानी सरगर्मियों की वजह से ये केमिकल कंपाउंड्स रिलीज़ होते हैं और इसकी वजह से ओजोन की डिप्लीशन, ओजोन परत का डिप्लीशन हो रहा है। ये जो थिनिंग है ये ज़्यादा देखा गया है पोलर रीजन्स पे, जैसे मैंने आपको अभी बताया अंटार्कटिका के ऊपर, आर्कटिक रीजन पे। ओजोन डिप्लीशन की वजह से माहौल में बहुत सारी परेशानियां, पेचीदगियां आ सकती हैं और अगर ये परत पतली होने लगी तो इसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेस ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में अर्थ पर आएंगी और नतीजतन बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स पे नुकसानात होंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओजोन परत इससे ज़्यादा और डिप्लीट ना हो या पतली ना हो, इसके लिए सबसे पहले 1987 में कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स या यू कैन से बैनुल अक़वामी मुआहदे साइन किए गए और जिसको हम बोलेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसमें ये तय किया गया कि जो ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स हैं, जिसका मैंने आपको अभी जिक्र किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड हैं, क्लोरोफॉर्म वगैरह हैं, इनका यूज़ पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। तो नतीजतन ये देखा गया है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि लगभग अब अगले 50 सालों में जो है ये ओज़ोन की परत को हम दोबारा रिकवर कर सकेंगे और इसमें बहाली के चांसेस हैं। इसके आगे अब हम बात करेंगे, अब ओज़ोन की परत फर्दर और डिप्लीट ना हो, इसके लिए हम लोगों को भी लोकल लेवल पर भी कुछ अमल करना चाहिए। हमें ओज़ोन फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट्स इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे मुतबादिल कंपाउंड्स इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि ये पोल्यूशन ना हो सके। अब ओज़ोन डिप्लीशन से क्या क्या असर हो सकते हैं, इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमंस पे तो जो इसके असर देखे जा सकते हैं, अगर ओज़ोन में डिप्लीशन हुआ, ओज़ोन परत में डिप्लीशन हुआ, तो ह्यूमंस के साथ साथ प्लांट्स में भी, माहौल में भी और हमारे नॉन लिविंग थिंग्स पर भी इसके असर देखे जा सकते हैं। ओज़ोन डिप्लीशन होने से इंसानों पर इसके क्या असर हो सकते हैं? अगर अल्ट्रावायलेट रेज़ कंसंट्रेटेड फॉर्म में अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हो गई तो ये बहुत सारी स्किन डिजीज़ के सबब बन सकते हैं, स्किन बर्न हो सकती है, स्किन कैंसर्स हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें आँखों की बीमारियां बढ़ सकती हैं लोगों की, जैसे लोगों में कैटरैक्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लोगों के अंदर जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी होने लगेगी। प्लांट्स में देखेंगे तो प्लांट्स में भी अगर अल्ट्रावायलेट रेज़ अर्थ पर कंसंट्रेटेड फॉर्म में आने लगी तो फिर प्लांट्स की, पौधों की बढ़वार रुक सकती है, कम हो जाएगी। जो पानी में मौजूद प्लैंक्टन्स हैं उनका ब्रीडिंग पीरियड जो है वो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेस हैं, मछलियां हैं, उनका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो आप देखिए कि ओज़ोन डिप्लीशन की वजह से क्या है, एक्वेटिक लाइफ पे भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा माहौल में बहुत बुरा असर पड़ सकता है, एनवायरनमेंट पे भी इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ओज़ोन परत रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के ऊपर
या हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर, लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर्स के अंदर टेम्परेचर, मुनासिब दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए। अगर ये परत पतली हो गई, अगर ये ओजोन होल बढ़ने लगे, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर अर्थ का नेचुरली बढ़ने लग जाएगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इट विल गिव राइज टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और ग्लोबल वार्मिंग इससे बढ़ जाएगी। इसके अलावा सी लेवल भी तब्दील होने लगेंगे, बदलने लगेंगे, सी लेवल भी बढ़ जाएगा, पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और हैबिटेट्स में भी डिस्ट्रक्शन देखा जाएगा, हैबिटेट्स भी तब्दील होने लग जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया ओजोन डिप्लीशन के इम्पैक्ट्स या उनके असर।